नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज मेरे साथ इलाहाबाद की, प्रयागराज की एक बहुत ही महान शख्सियत मेरे साथ है। ऐसी शख्सियत जिससे सब लोग परिचित हैं और आज पूरे देश में हजारों, कई हजार अधिकारी उनके किताब पढ़ के हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव सर की। डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव सर से इतिहास लेखन और इधर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है या 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, उस पर मैं तमाम बातें करूंगा। मैं स्वयं डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव की किताबों को पढ़कर ही जो है कुछ ज्ञान अर्जन किया हूं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इतिहास लेखन पर अगर बात करूं, मैंने आपकी किताब पढ़ी है। मुझे आपकी किताब डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा सा सीरियल वाइज लगी। वहीं रोमिला थापर की किताब में इकोनॉमिक्स ज़्यादा जोड़ा गया और वहीं अगर हम झा और माली की बात करें तो उन्होंने क्लिष्ट शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। ये इतिहास लेखन की शैली सबकी अलग अलग होने पर क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास की समझ जो है थोड़ी सी करने में कठिनाई होती? देखिए, ऐसा है कि रोमिला थापर की जो बात कर रहे हैं जी, तो एक ग्रुप इनका बना जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, समझ रहे हैं? जी 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 तो इन्होंने, जिसे हम लोग संस्कृति है, जी 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 तो संस्कृति में सामाजिक आर्थिक सारे पक्ष आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों ने एक सामाजिक आर्थिक इतिहास अलग कर लिया और संस्कृति को कर दिया कि कला है, धर्म है, दर्शन है, संस्कृति। तो इसमें आर.एस. शर्मा हुए, रोमिला थापर हुए, झा श्रीमाली दिल्ली वाले हुए, जी 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 डी.डी. कौशाम्बी हुए, ये लोग। तो इनका ये कहना हुआ कि वो जो भी लिखा गया है प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में, वो सब काल्पनिक, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, खाली अर्थव्यवस्था से उन्होंने जोड़ा सारी क्रिया। एक उदाहरण आपको बताऊं, छोटी सी बात की, जैसे हमारे यहाँ जी प्राचीन काल में ग्रंथों में कहा गया ना कि आदमी केवल रोटी से नहीं जीता है। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसा ये तर्क दिया, कुतर्क हो, डी.डी. कौशाम्बी किताब है, वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति का विकास। जी 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 जी। तो उसमें लिखा कि हमको कोई नस्ल ऐसी दुनिया में मिली भी न खाई पीजिए। तो ये तर्क इससे सिद्ध नहीं होता। वहाँ तो कहने का मतलब दूसरा था। बिल्कुल। तो इन्होंने सामाजिक आर्थिक इतिहास गढ़ा और सब ये मान लिए कि जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है वो जो है काल सबसे अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो नगरीय सभ्यता थी, वो उसका गुप्त काल को स्वर्ण काल, हाँ गुप्त काल को स्वर्ण काल। तो हिंदू धर्म के खिलाफ ये बात कहा है इन्होंने। देखिए, हिंदुइज्म में एक सबसे अच्छी बात है कि जागरण और पुनर्जागरण, पतन हुआ, उत्थान हुआ। यहाँ तक कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ सबसे पहले, तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव में वो लेखक जो है विंसेंट स्मिथ, वो भी लिखता है कि यहाँ पे फिर चीजें हुई थी, हो गई, युद्ध के घाव भर गए और जो वो सब चीजें हो गई। तो यहाँ धर्म और दर्शन जो है शुरू से प्रधान रहा और उसको अलग करके आप कोई चीज कह नहीं सकते, समझ रहे? अब देखिए, जैसे वेदों में यज्ञ आदि की बात कही गई, वैदिक यज्ञ, तो कुछ समय तक अशोक राजा हुआ, ठीक है, महान है, लेकिन अशोक ने एक बंद करा दिया, बौद्ध धर्म का अपना, हाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, प्रचार करिए, एगों पर रोक लगा दिया उसने, बलि बंद करा अच्छा दिया। सर, अशोक पर आपने चर्चा की तो जरा इसको बता दीजिए। इस पर बड़ा जो है लोगों में वो है कि धम्म और धर्म में अंतर है। लोग कहते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर करके एक कोई धम्म का धम्म नीति है, वो अलग है। ये क्या है, वो हो गया उसका मूल तो वहीं से लिया गया, धर्म से लिया गया, लेकिन उसने नए तरीके से कि लोक कल्याण में जोड़ दिया उसको। लोक कल्याण की बात करके सभी की बात उसने कही। जैसे कहता है ना कि देवताओं का प्रिय राजा इच्छा करता है कि सभी संप्रदायों के लोग हर जगह रहें, क्योंकि सेकुलर हो गया वो। हाँ, तो वो वहाँ बात आ गई, उसके सामने लोक कल्याण बात थी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि इतिहास लेखन में लोगों की शैलियाँ अलग अलग रही। तब का समाज और अब का समाज, जब आप लोग इतिहास में हमको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि नगरीय सभ्यता थी, चारों तरफ, जैसे आज के ज़माने में PWD निर्माण करती है या PDA जो है प्रयागराज डेवलपमेंट जैसे कॉलोनियाँ बसाती है, वैसे कॉलोनियाँ बसी हुई थीं और मतलब कि सड़कें चौड़ी चौड़ी थीं। बाद में जब सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद आर्य जब आए,
आर्यों ने अच्छा, खेत जोतना। एक तो एक विवाद है कि आर्य आए आएगी नहीं क्यों? देखिए यहाँ जी.सी. पांडे साहब अच्छे रहे, गोविंद चंद्र पांडे जी 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 यहाँ वाइस चांसलर बहरे इतिहास के बड़े थे, जी जी। बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास किताब उनकी है, हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी लिखा है। तो उनका ये कहना है कि ये सिंध और वैदिक ये दोनों सभ्यताएं जो यहीं की हैं साथ साथ चले। और एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और नगर के बिना गांव, गांव के बिना नगर कल्पना आप करें। हाँ नहीं, यही मैं जानना चाह रहा था कि खेत की जुताई के साक्ष्य जो है वो वैदिक काल में मिलना चालू होता है, ये जो है सिंधु सभ्यता काल में है नहीं। आर्यों वाली बात तो देखिए उसमें हुआ है कि अंग्रेज जब यहाँ भारत आए तो उन्होंने ये कहा कि ये संस्कृत भाषा यहाँ की जो, तो इन्होंने एक नई भाषा गढ़ी, भारोपी उसको इंडो यूरोपियन। जी जी जी। तो ये कहा कि आर्य कौन है, देखिए उसके पर इन्होंने थियरी ये दिया कि आर्य जो है मतलब वो कहते थे कि एक समान भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, जो एक भाषा। हाँ, तो उन्होंने कुछ शब्द चुना वैदिक संस्कृत से और लैटिन से, जर्मन, जैसे फादर पीटर और इस तरह से आए लैटिन। तो शब्दों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये सब समानार्थी हैं, सब एक हैं, तो इनका मूल होना चाहिए, इस भाषा का मूल होना चाहिए। तो मूल उन्होंने जर्मनी खोज दिया, मदर उधर खोज दिया कि अंग्रेज बाहर के थे। तो लेकिन भाषा विज्ञान बाद में पंडित जी उसमें लिखा है कि भाषा विज्ञान उसका ठोस आधार ही नहीं जानने का। तो अब ये बात है। अरे सर, डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव क्या मानते हैं? आप भी तो ये यही कहें, कहीं आगे नहीं। आप मानते हैं कि ये गलत, दोनों सभ्यताएं एक हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं समाज की बात करूं, आप लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, जैसे आज का समाज है, क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ऐसे ही समाज था, लोगों में जातिगत बंटवारा नहीं रहा होगा, या जो है मतलब ऐसे ही व्यवस्था चलती रही होगी? क्या डेवलप आप देख? ऐसा है जी कि आदमी की सोच में तो परिवर्तन हुआ हर काल में। जी जी जी। तो जहाँ मान लीजिए कि आबादी कम है, संख्या कम है, तो वहाँ पर मतलब इच्छाएं कम हैं, ईमानदारी ज़्यादा है। जी जी। तो यहाँ तक कि एक उदाहरण आपको बताऊँ जी कि ये जैसे आजकल हो रही बात ना, बेरोजगारी की बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या कोई भी सरकार ये गारंटी कर सकती है कि इधर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिले, उधर अपॉइंटमेंट लेटर लो ना? ये तो यहाँ नहीं है, कम से कम मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है रोजगार। हो भी तो कोई नहीं कर सकता। ये बहुत पहले होता था कि हम मैं 65 में पढ़ने आया था यहाँ, 55 तो हम लोगों के टीचर हुआ करते थे, वो फिराक साहब के भाई थे, भाई साहब अंग्रेजी के टीचर। तो वो बताते थे कि उनके समय में, अपने समय की बात बताते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थिति ये थी कि यहाँ का एजी अकाउंटेंट जनरल जो है रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखता था कि आपके यहाँ से ग्रेजुएट जो हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहें भेज दीजिए। लेकिन लड़के नहीं जाते थे। हाँ, लड़के थे भी नहीं, तो उस समय इतने ग्रेजुएट पढ़ने वाले भी कम थे। जाता था। तो जब आप हर गांव में डिग्री कॉलेज खोलोगे या पीजी कॉलेज खोलोगे तो कैसे समस्या हल हो? तो भाई जब स्थिति बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, अब आज जनसंख्या विस्फोट की बात कौन हुई, तो अगर आप नहीं रोकेंगे तो सबको कहाँ से वो मिलेगा? तो प्राचीन काल में चूंकि उसमें लिमिटेड है समाज जो है, तो इसलिए जो है मतलब आज की तो है प्राचीन काल का। अच्छा, दूसरी बात है कि एक समरसता वाली बात, जैसे जी हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था बनेगी, तो देखिए ऐसा है कि सबको बांधे रखने का समाज में आपसी झगड़ा फसाद न हो, झगड़ा न हो। तो आज तो है कि गोली बंदूक कर, भय देखा करके आप कर। उस समय साधन क्या था? तो प्राचीन ऋषियों ने किया कि उसमें धर्म को आगे किया। हाँ, धर्म का डर दिखाया लोगों को। हाँ। उसके डर से सब लोग जो है वो मानेंगे किसी को। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पाप पुण्य का गठन हुआ कि अगर आप ये करेंगे तो पाप के भागी होंगे। और उसी में बात ये हुई कि जैसे पौधों, आज उसमें देखिए वृक्षारोपण और प्रदूषण वाले जोड़ दिया जाए। तो पहले क्यों कहा गया कि पीपल को पेड़ को नहीं करना चाहिए, वृक्षों को नष्ट नहीं करना चाहिए? ये तो पहले की चीजें। मतलब पहले ये लोग जागरूक थे कि ये नष्ट होंगे तो ये कमियां हो सकती हैं। शुरू में मतलब पहले जैसे लोक कथाएं, गाँव का देहात के आप भी होंगे, तो लोक कथा है ना कि जैसे कि प्राचीन काल में वो गाग कवि का नाम आता, गाग जो है, तो किसी के बारे में जो उन्होंने बताया वो बहुत चीजें, अब तो बदल गया सारी चीजें, लेकिन उस समय हो गया। तो अनुभव जो है प्रकृति से अनुभव लेकर के। अरे सर देखिए, मैं तो आज़ादी का वो जो 75वां साल चल रहा है मेरा, थोड़ा सा उस पर भी फोकस रहना चाहिए।
प्राचीन इतिहास तो बहुत बड़ा विषय है, उस पर बहुत लोगों ने रिसर्च किया है। मैं ये जानना चाह रहा था, जब हमारा देश, जब ये संस्कृति प्राचीन से मेडुअल की तरफ आई, या प्राचीन में ही जब आप लोग महान शोषण जनपद काल पढ़ाते हैं हमको, कई राज्यों के विकास के बारे में पढ़ाते हैं, तो क्या तब भी राज्यों में इस तरीके के संघर्ष होते थे एकता के लिए या अधिकतम कब्जा के लिए, ऐसा कुछ होता था? राज्यों में संघर्ष तो राजपूत काल में शुरू हो गया था, छोटी छोटी रियासतें थी राजपूत राजा आपस में। नहीं, राजपूत काल तो बहुत बाद का है। नहीं, बाद के कहाँ भाई? हाँ, शोषण जनपद के। अच्छा, नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो उसी में आते हैं ना, जतन पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद हाँ, गोरी, ये 12वीं शताब्दी में एक दूसरे से लड़ना जो है, जी, मिडुअल हिस्ट्री का काम पार्ट हो जाता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ जी भारत पर, जी जी, तो सबसे पहले वो गुजरात का राजा था बघेल भीम, एक सिंपल राजा जिसका आजकल एक मंडल के बराबर उसका राज्य रहा हुआ, उसने परहेज कर दिया उसको, जी जी। तो तब भी उसका साथ नहीं दिया लोगों ने मिलने में। जयचंद का उससे नहीं, मतलब एकता नहीं थी पहले राज्यों में, हर राज्य एक दूसरे से दुश्मनी रखता था। पृथ्वीराज चौहान की एक गलती थी, इस्लाम आ गया। वो गलती ये थी कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में पराजित कर दिया था और वो पीछा नहीं किया। और वहाँ धर्म का देखिए, भक्ति विस्तार को पीछा न करना, वरना वहाँ धर्म आगे आ गया, इसलिए उसने पीछा नहीं किया और दोबारा वो पलट के आके धर्म प्रधान तो शुरू से बात थी कि इसका नुकसान भी हुआ। कुछ तो है कि मतलब पंडित पुरोहित इसका ज्यादा वो हो गया, ये लोग अपनी कमाई का साधन बना ली। ये आज भी है, आज तब भी रहा। हाँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे लोकतंत्र, आज भारत का लोकतंत्र है, प्राचीन काल में भी लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। वज्जी संघ था, उसमें जो है देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र की एक वो है ना कि एक अंग्रेजी में वो कोटेशन है, कोई लेखक को नाम तो मैं जानते हैं। जी जी। तो वो लिखता है कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, माने समझ रहे, बेवकूफों को बात करेंगे। व्हाट इज बेस्ट इज बेस्ट, जो कि अच्छा शासन करे वो जरूरी नहीं है कि लोग। तो अगर आप प्राचीन काल की बात करेंगे तो मान के चलना पड़ेगा कि राजतंत्र होगा, वहाँ राजा होगा, राजा के अधिकार होंगे, विशेष अधिकार होगा। हाँ, तो अच्छा, जहाँ तक जनतंत्र की बात है तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिच्छवियों का राज्य हुआ करता था, बुद्ध काल। तो लिच्छवियों के समय में पूरा जनतंत्र था, उसमें लोकतंत्र ही था, लोकतंत्र। तो ये सब चीजें व्यवस्था बदलती रहती हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि थोड़ा सा जनरल मिडुअल की बात कर लूँ, या हमारा ये कहने का मतलब है कि आंदोलन, आज तो एक व्हाट्सएप कर दिया, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया, तब के समाज में कैसे लोग करते रहे होंगे, कैसे लोग यूनाइट होते रहे होंगे, सूचना की इतनी साधन नहीं रहे पहले की बात करो। नहीं थी उस समय यूनाइट का, एक तो धर्म वाली बात मैंने बताया, जैसे बहुत पहले थी। सूचना कैसे जाती रही, सूचना कैसे जाती रही होगी? नहीं, सूचना जैसे कि वो तीर्थयात्री आदान प्रदान, वहाँ तमिलनाडु के लोग वहाँ उत्तर में तीर्थयात्रा के लिए आते थे, ये वहाँ जाते थे, इस तरह से। तो कुछ तो है कि बहुत पहले की बात है ना कि तंत्र क्या माना जाए उसको, कोई रामायण में आया ना कि वो ध्यान लगा करके बता दिए। तो कुछ ये तो सत्यता नहीं होगी ना, इस सत्यता से परे नहीं थी, वो कम थी, मतलब इतना साधन नहीं, कितना तकलीफ लोगों को होता रहा होगा तब। तो ये सब जो साधन विकास हुए, इनकी क्या प्रक्रिया रही? कौन विकास? साधन के विकास, या जो हुए। नहीं, ये तो तमाम की बात, साधन तो ठीक ही रहा, मतलब विकास तो संचार माध्यम का तो अब संचारों के बारे में कहा जाता है कि शेरशाह-सूरी साधन हो। शेरशाह-सूरी सबसे पहले उसने जो है सराय की व्यवस्था की, और जो है लोगों को डाक खाने की व्यवस्था उसने जो है चलाई, संचार जो है माध्यम से वो किया, ऑर्डर ठीक किया। तो कानून व्यवस्था देखिए, मुख्य कानून व्यवस्था जहाँ अच्छी होगी, शेरशाह-सूरी के बारे में लिखा हुआ है कि बुढ़िया जो है सोने की गठरी लेकर के रास्ते में कहीं करके सो जाती थी, और कानून को रखा कर जी जी जी। तो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोकतंत्र तब और अब में क्या अंतर समझते हैं? लोकतंत्र तब और अब पर अगर टिप्पणी करनी हो तो कैसे करेंगे? नहीं, आजकल के लोकतंत्र को आप भेड़ तंत्र कहेंगे। ये लोकतंत्र है इस तरह के लोकतंत्र जहाँ के आदमी एक दूसरे को सम्मान करना जाने, अपनी बात कहें। आजकल क्या हो रहा,
भाई अब तो बहुत पहले बहुत शासन देखा, पुराना वो देखा, जो कि कांग्रेस के समय में एक दूसरे का सुनना और सम्मान करना, ठीक है, कांग्रेस वाले ये सब तो। लेकिन एक घटना आपको बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ कि नेहरू के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे। तो राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से चुनाव हार गए थे। तो नेहरू ने कहा कि पार्लियामेंट की कल्पना नहीं कर सकते हम लोहिया के बिना। तो फर्रुखाबाद से कांग्रेस एमपी को बुलाया कि आगे तुम रिजाइन करो। हाँ, और रिजाइन करके लोहिया को लड़ाया वहाँ चुनाव। कोई कांग्रेस का नहीं लड़ेगा, ये बात विवाद होना चाहिए। ये आदर्श तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया ना। अब तो किसी तरह से उसको डाउन करो। एक सुनने जैसे अशोक लिखता है ना कि अशोक के लिखता है ना कि हम बताया था ना कि सभी संप्रदायों को लोग हाँ, सब लोग एक दूसरे को सुने और सुनने की इच्छा रखें। हाँ, ये आज आपको लगता है कि इसका अभाव है? अभाव, बिल्कुल अभाव है। अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रदर्शन, मारकाट, हाँ, ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, और कर रहे हैं। हाँ, अब ये है कि भाई न्यायालय कहाँ एक्टिव था इतना ज्यादा, अब तो हर चीज कोर्ट पर निर्भर कर, गलत सही सब कोर्ट पर निर्भर। और पहले समाज में इस फैसला हो जाता था। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए आज़ादी का महत्व क्या और उसकी ज़रूरत पर, जो भारत आज़ाद हुआ, हाँ, उसकी क्या वैल्यू रही और उसकी क्या ज़रूरत रही? कहते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ा विकास किया था। नहीं, अब तो मैं कोई आदमी पराधीन, जैसे कि तो पुरानी बात हमारे सपने सुखना ही सही है। तो दूसरे के जैसे गांधी जो थे, तो आगे आकर के जो कहा तो वही थे, गीता और रामायण को ही आदर्श मानते थे ना, उसी तो कोट किया उन्होंने सब सारी देख करके। तो असली बात है कि इसमें पहले के ज़माने में राजाओं के नीचे के लोगों पर अत्याचार तो हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो संविधान बना अपना, आपको लगता है कि संवैधानिक परिवर्तन और वास्तविक परिवर्तन में जमीन आसमान का डिफरेंट है? नहीं, वास्तविक परिवर्तन कौन करेगा? आदमी की बुद्धि ऑब्जर्व करने की शक्ति तो चाहिए, समझ चाहिए ना। आप जैसे कि प्रधानमंत्री जो है तमाम डिजिटल और सब चीजें बाहर से ले आए, तो अब धीरे धीरे आदमी समझ रहा है कि अच्छा है। नोटबंदी जैसी हुई तो कुछ को बुरा भी था, आज भी कहते हैं लोग उसमें हुआ, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हुई उसमें। हाँ, तो अब डिजिटल तो हो गया कि हर चीज कैशलेस होकर के पूरा जो है, तो अब आदमी धीरे धीरे हर आदमी जान गया मोबाइल वाला। पहले कहाँ मोबाइल था? बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं था। अभी तो ज्यादा इसमें समय लग, जैसे कि 2005 के पहले वो इतिहास में मध्यकाल में वो मोहम्मद तुगलक हुआ ना था। हाँ, उसने बहुत चीजें वो जो टोकन करेंसी देखिए आज के समय है कि नहीं? यस सर, है बिल्कुल। हाँ, तो रुपया हाथ में नहीं है लेकिन डिजिटल है। तो वो कहा जाता है कि तुगलक के बारे में बहुत अच्छी बात कहा कि वो समझ पहले की सोचता था। हाँ, फार इन एडवांस। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो आदमी समझ नहीं पाया उसको। इस तरह से तमाम जो परिवर्तन हुआ, देर लग रही है लेकिन धीरे धीरे सब अपना रहे हैं। डॉक्टर केसी सर से मेरी बातचीत जारी रहेगी। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप तो इलाहाबाद में बहुत जमाने से हैं और फिर इतिहासकार हैं, तो कहीं पूरे दुनिया से मतलब है। इलाहाबाद की आज़ादी में क्या भूमिका आप देखते हैं और क्या मेमोरी है आपकी कि हाँ जो है ऐसा हुआ था? नहीं, इलाहाबाद में आज़ादी की भूमिका है तो जैसे उनका क्रांतिकारियों का योगदान यहाँ पर, और ये धार्मिक केंद्र तो है ही है उसको अलग तो वहाँ पे मतलब कि इसी की बात किया लोगों ने जो आंदोलनकारी थे। हाँ, कार्यों को, और नेहरू का कर्म भूमि भी रहा, कर्म भूमि लोगों का रहा। फिर बाद में लोग जो है टंडन वगैरह थे, टंडन, इसका योगदान। कांग्रेस के सम्मेलन भी यहाँ कई हुए। और वो जो चौक का जो नीम का पेड़ कहा जाता है, तो वहाँ पर क्रांतिकारियों को लटका दिया गया था फांसी पर, जो आज भी पेड़ है शायद वो। एक उसमें कोई कविता लिखा था, उसमें पूरी तो याद नहीं है लेकिन उसमें ये लिखा था कि पेड़ इलाहाबाद चौक की आज गवाही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा सर, ये बताइए, इतिहासकार 1857 को पहला आज़ादी आंदोलन मानते हैं या फिर 1915 की बात? नहीं, 1857 में जैसे कि ऐसा वही फिर बात आ गई कम्युनिस्ट वाली मैंने बात का इतिहास में ना, तो तमाम लोग इनकार करते हैं, वो तो उनका आंदोलन था, अरे विद्रोह था और जमींदारों का था। लेकिन भावना तो विकसित हुई विदेशी सत्ता के खिलाफ। ठीक है, उनकी जिससे छीना है, अधिकार छीना, पर्सनल उनकी समस्या तो थी, हाँ, थी। साथ में भावना भी थी कि हाँ विदेशी हमें स्वीकार नहीं। तो लेकिन ऐसा है कि ये एक क्या कहते हैं विचारधारा तो बनी, जैसे मंगल पांडे वहाँ बलिया उधर का जो चलाया था, तो विद्रोह करने की कोई आदमी तो आगे आएगा, बिल्कुल। हाँ, तो उस समय तो उसको दब गया, लेकिन धीरे धीरे मतलब बात तो भावना बढ़ती गई। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, राजनीति, क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो शैक्षिक नीतियां हैं, हम लोग आज 75वें साल में जा रहे हैं, शैक्षिक नीतियां राजनीति का शिकार नहीं हो गई? नहीं, राजनीति का शिकार तो हर चीज हो गया। और देखिए, अभी कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो अरे मुफ्त का रेवड़ी वाले कल्चर, कोर्ट का बहुत था जजमेंट आया कि कमेटी बना दिया जाओ सब। तो इससे है कि हर आदमी चाहता है कि अपना वोट कैच करने के लिए, फिर स्थिति है कि आप सारी चीजें मुफ्त देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, पूछो उनसे। इसका मतलब कि उस पर टैक्स लगाएंगे ऊपर, जो बड़े लोग, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, पैसा कोई घर में थोड़े देगा ना ना ना। हाँ, होर्डिंग वाले पास बड़े बड़े नेता, बताइए वेस्ट बंगाल वाली घटना देखी रहे, पार्थ जी वाली, किस तरह से 2000 की नोट गायब हो गई बाजार से। सही है। अब ब्लैक मार्केट तो देखना चाहता हो गए हैं कि अब वही काम वो निकाला आ रहा है, तो कह रहे हैं बदले कार्रवाई हो रही। अब तो यह है कि कोर्ट ने और एक टिप्पणी किया है कि ये क्या है, सारे राजनीतिक दल ये मिल के तय करें, बतावें कि एक वकील से कहा कि बड़े लोग जो भी मतलब कि अपराध करें उन पर कोई मुकदमा न चले। तो किसी पार्टी के अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई हुई थी, पूरी पार्टी आंदोलन करने लगी, बोल हर जगह लोगों को ये मतलब कांग्रेस के खिलाफ जो ईडी का हो रहा है, इस पर उनका इशारा। खिलाफ है किसी के नहीं है, दिक्कत है कि चीजें मिल रही है ना उसमें। अच्छा सर, एक बात बताइए, आज बहुत आरोप लगता है इतिहास से तोड़ मरोड़ का, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। इतिहास को क्या वास्तव में तोड़ा मरोड़ा गया? अंग्रेजों ने भी कुछ तोड़ा मरोड़ा और फिर इधर अंग्रेजों ऐसा है कि मैक्स मुलर जो था वो, ये तो मानना पड़ेगा, खैर मैक्स मुलर जर्मन था और उन्होंने काम किया कि संस्कृत ग्रंथ जो थे वो अनुवाद अंग्रेजी में किया होता, मेहनत करके किया, और उसी से लोग जाने दूसरे के बारे में, ये सही है। लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि हम इस तरह से उसको अनुवाद ऐसा दे दें कि अधीन हो जाए उसके, मान लें कि हमारा ये सब कुछ है। क्योंकि एक वो मिलता है, लेटर मिला था जिसमें मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया को लिखा था कि ये जो हमने जो किया है, सारा अनुवाद कार्य किया है, तो आपके ऊपर है कि आप चाहें तो मतलब अपने पक्ष में लागू करें या तो भारत के पक्ष में लागू करें। अच्छा, मतलब उनका मकसद था कि इसको जो है भारत को डिफेम करना। डिफेम करना नहीं, कहा जाता है कि एक कहावत है ना कि जिसको ठगना हो सबसे सीधा तरीका है कि उसकी तारीफ कीजिए। इतनी तारीफ कीजिए कि आदमी जमीन छूट जाए। जैसे किसी को 100 रुपए लेना है तो कहे कि अरे आप करोड़ों के आदमी 100 रुपए तो दे देगा, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ इन्होंने देखा कि धर्म जो है यहाँ प्रधान है, तो धर्म को जितने ग्रंथ हैं उनकी तारीफ इतना किया। उपनिषदों के बारे में, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है ये, बिल्कुल, तो उपनिषदों के बारे में इन्होंने लिखा कि एक ऐसी विचारधारा है जहाँ की ह्यूमन विचारधारा, ह्यूमन स्पेकुलेशन इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता, पराकाष्ठा पर पहुँच गया। तो फिर इन्होंने कहा कि मतलब कि आप लोग तो मतलब हमेशा परलोक की चिंता की है भारतीयों ने। तो उन्होंने एक मजाक की बात है, उन्होंने कहा कि आपने परलोक की चिंता किया तो लोग हमको सौंप दीजिए। हम तो भौतिक हम हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आपके आध्यात्मिक साधना खूब तारीफ करिए और ये जो वर्तमान वाला उसको हमें दे दीजिए। तो लौकिक हम हैं, आप पारलौकिक हैं। आपने तो हमेशा कुछ धन दौलत संपत्ति को समझाई नहीं, आप पुजारी बने रहिए और शासन हम करेंगे। इस तरह से उन्होंने फूट डालो वाली बात कही, तैयार किया। अच्छा सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि जो राजनीति से तमाम ऐतिहासिक तथ्य हटाए जा रहे हैं, मैंने पढ़ा कुछ और अब वो हटा दिए गए। ये कम्युनिस्टों ने हटा दिया था तमाम। नहीं, आज भी तो ये हो रहा है, आज भी तो तमाम हटाए जा रहे हैं।
क्या हटा? आज भी जो है सिलेबस से तमाम चीज़ें हटाई गई हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस से तमाम चीज़ें हटाई गई हैं। और अभी तो पाकिस्तान के कुछ लेखक हैं, मतलब कई चीज़ें हटाई गई हैं और हटाई जा रही हैं। नहीं देखिए, हटाई गई हैं, लेकिन बात यह है कि जो बात सही है, सही है कि मतलब कि ये वेद पुराण स्मृति प्राचीन ग्रंथ जो है, ये कम्युनिस्ट वाले कहाँ इनको मानते हैं? ये तो दिमागी खुरापात करते हैं, संस्कृति में तो मानते ही नहीं। हाँ, केवल भौतिकवाद को लेकर के, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय होगा तब तो विकास होगा। हमारे यहाँ समन्वय की बात कही गई नहीं। क्या सही है ऐतिहासिक चीज, क्या गलत है, क्या इसको सरकार बताएगी या रिसर्चर बताएंगे, इतिहासकार बताएंगे? ऐसा है कि अतिवाद जो है वो हमेशा बुरा, समन्वयवाद विकास जो है हमारे यहाँ पहले भी कहा गया। हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ मतलब सिरफिरे लोग। आपका कहने का मतलब यह है कि पहले का जो इतिहास लिखा गया, हाँ, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित बीच था। का आज़ादी के बाद हुआ। ये आज़ादी के बाद जो कि दिल्ली जेएनयू वाले आर एस शर्मा ग्रुप आ गया था यहाँ, आर एस शर्मा, रोमला थापर, डीडी कौशाम्बी, ये लोग आ गए थे, तीनों ने उसको मरोड़ दिया पूरा। हाँ, इन्होंने संस्कृति को अलग कर दिया था, सामाजिक आर्थिक इतिहास। नहीं तो पुराने हम लोग ने पढ़े थे कि भारतीय संस्कृति व्यापक संस्कृति सब कुछ जो है सब आ जाता है, तो इन्होंने उसको अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि संस्कृति। सर मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, एक इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं, हमको उन्होंने पढ़ाया भी है मध्यकालीन इतिहास। हाँ, मध्यकालीन। हाँ, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय जो चीज़ उन्होंने तब बताया था, अब वो नेता हो गए एक पार्टी के, अब उसको पलट गए। यानी तब सही था कि अब सही है? इससे नहीं लगता कि जो है एजुकेशन जो छात्रों को दी जाती है राजनीति से प्रेरित भी होती है? ये तो वही स्वार्थ पड़ता है तमाम लोग। देखिए ऐसा है कि बीजेपी को कम्युनल कहते हैं लोग, ये लोग तो तमाम कांग्रेस से छोड़ के आ रहे हैं। सेकुलर कहाँ आ रहे हैं अगर कम्युनल है तो? यहीं पर देख लीजिए, इलाहाबाद की रीता जोशी वहाँ ज्वाइन की, उनका भाई जो है विजय बहुगुणा कांग्रेस में अभी भी है, वो मुख्यमंत्री थे। हाँ सॉरी, वहाँ से उत्तराखंड के, तो वो तो हट गए और उनका लड़का मंत्री वहाँ है। तो ये तो मतलब कि वो देख करके अपना अपना जहाँ जो उसको ऐसा है कि पहले तो एक ही पार्टी थी यहाँ, अंग्रेजों से जब संघर्ष हुआ तो कम्युनिस्ट वाले थे शुरू से बहुत, लेकिन कम थे। पहले तो कांग्रेस ही थी ना। हाँ, कम्युनिस्ट वालों ने बाद में विरोध भी किया था। जनसंघ की बात जो कर रहे हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो राहुल जवाहरलाल नेहरू के मंत्री भी रहे वो रिजाइन करके कांग्रेस में थे। कश्मीर वाले इशू पर लिया ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए, आज आप वरिष्ठ प्रोफेसर भी रहे हैं, इतिहासकार हैं, आज आप रिसर्च की क्या समस्या देखते हैं? रिसर्च ज़्यादा आसान है या रिसर्च में तमाम कठिनाइयाँ हैं, अब तथ्य नहीं मिल पाते हैं? ऐसा है कि वो बताया ना कि रिसर्च अब बाजारू हो गया, किसी को जानकारी नहीं तथ्य, और रिसर्च अब जो है 2-3 आदमी के बीच की बात हो गई। समझ रहे? पहले होता था कि रिसर्च होती थी, कमेटी आती थी, उसके सामने पढ़ाया जाता था, बताया जाता था बात। अब तो यह है कि आपका गाइड जो है वही करके और 2 एक्सपर्ट हो जाते हैं, एग्जामिनर लिखवा देगा और 2 अपने मन का वो कर दिया और वो आ गया, वो इंटरव्यू में खत्म हो गया। तो बहुत आता है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी खुल गई, उसमें हो गया क्या नाम, ऑनलाइन रिसर्च हो गया, उससे हो गया। कानपुर वगैरह का तो कोई महत्व नहीं था, लेकिन हर जगह होने लगा। जो देखिए कहने का मतलब होता है, इससे नहीं लगता कि योग्य स्कॉलर नहीं आ पाते हैं समाज में? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ही सही है कि हम लोग देखिए 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी छोड़ करके बलिया से मैं आया इलाहाबाद पढ़ने के लिए, इसलिए यही सोच करके कि मतलब कि यहाँ की स्टैंडर्ड था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी, बनारस थी, 2-2 यूनिवर्सिटी थी, सब छोड़ करके आप तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट आई यहाँ। उस तरह की बात नहीं, अब केवल भीड़ बढ़ा करके वो करना जो है। अच्छा, पहले रिसर्च स्कॉलर स्पॉट पे जाते थे। हाँ भाई, ऐसा है कि सब जानकारी अब इसको जो है वो कैप्चर कर लिया ये टेक्निकल कंप्यूटर और इंटरनेट ने। नहीं, इंजीनियरिंग वालों ने इसको कैप्चर कर लिया। अब आर्ट्स की पढ़ाई बेकार हो गई, कला साहित्य धर्म दर्शन क्या। मैं इस पर भी जानना चाह रहा था सर, आज की तारीख में जो लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ या मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, इतिहास में लोग कम रुचि लेते हैं, ये देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? किसी भी देश के इतिहास ना जानने की आजकल पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी और जॉब इस तरीके का हो गया है जी। आपको शिक्षा ज्ञान के लिए पढ़ नहीं रहा, तो जब ये हो गया है तो इसमें तो जहाँ लाभ मिलेगा जाएगा। इस समय हम लोग उत्तर आधुनिक काल में चल रहे हैं, आधुनिक काल भी अच्छा, आज उत्तर आधुनिक काल, उत्तर का है। तो सर इसके बाद क्या होगा? उसका क्या नाम देंगे आप? पोस्ट मॉडर्निज्म की एक परिभाषा उसने दिया है, वो नाम तो नहीं याद है,
तो कहा जाता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में ये है कि जिससे अच्छा लाभ मिले वो अच्छा, ज्यादा लाभ मिले वो अच्छा। हाँ। तो मैं अच्छा उत्तर आधुनिक काल की सर क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? अब वो इस समय तो भाई भौतिक साधन की तरफ ज्यादा जोर है ना, उसी भाग रहा है। अच्छा सर, अंत में जब सब खत्म हो जा रहा है तो फिर आदमी लौट करके आ रहा है क्या करे, अध्यात्म की तरफ। हाँ, आज देखिए क्या है, आपने पढ़ा होगा पेपर में कई एक दिया कि एक आदमी कोई मतलब अपने जब तक व्यापार चल रहा है 10 मकान बनवा लिया, वही प्रॉपर्टी होल्ड किया, पता चला कि उसका लड़का ही निकाल दिया, खाना नहीं दे रहा। क्या था? अंत में आपको पता चल रहा है बेकार किया हमने। सही बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो बैलेंस की बात शुरू से अगर होती है अगर, तो कितने अधिकारी बताइए, हम लोग को रिटायरमेंट के बाद इतनी अच्छी खासी पेंशन मिलती है सरकार को देने के लिए, और उसके बाद कितने जेल में जा रहे हैं पैसे। सही है। अच्छा सर, इतिहास को बचाए रखने की, इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, या इसकी जरूरत है भी कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं जरूरत? मॉरल वैल्यू जो हमारे यहाँ जो कहा गया है उसकी जरूरत तो बराबर है, बना परिवार बिखर जाएगा। वो विदेश देखिए, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति मूल अंतर ही है। अब तो वो भी हमारी बात अपना रहे हैं, अब हम उनकी अपना चुके, अब वो हमारी अपना रहे हैं। वो अपना रहे हैं, नहीं तो पहले हमने अपनाया कि वो अपनाए? पहले पाश्चात्य संस्कृति को पहले हमने अपनाया, अब तब वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपना रहे हैं। तो अपवाद के रूप में अपना रहे हैं कि व्यापक तौर पे अपना रहे हैं? नहीं, अपवाद नहीं है, क्योंकि अब धर्म की बात तो हर जगह होने लगी ना। हाँ, तो वहाँ ईसाई धर्म थोड़ी हिंदू धर्म में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन संख्या तो ज्यादा होगी इनकी। ये भी तो जा रहे हैं हर जगह, ये भी तो हर जगह जा रहे हैं। आज देखिए, अभी कोई तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, अब देखिए इसकी बात क्यों मान रहे हैं चारों तरफ लोग, हर जगह, हर देश में, दुनिया के जो है। ये क्या सेल्फ एडमायर नहीं है? स्व प्रचार नहीं है? कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, ये हमें लगता है कि मीडिया का एक प्रचार नहीं है। बात सही भी है, ये तभी होगा। अपने स्वार्थ की बात की, हाँ, सेल्फ एडमायर, हाँ, स्वार्थ। लेकिन एक बात तो सही है कि इस आदमी का अपना स्वार्थ कोई नहीं, और जो कर रहे हैं वो लड़के के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। इस आदमी का ये स्वार्थ नहीं, करप्शन का भी नहीं लगा सकता, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब बढ़ता है, दोनों कम। और जो कहिए, ये यूपी में जो है जोगी, इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का, परिवार नहीं है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो परिवार जहाँ है, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि उदारता तो बननी पड़ेगी ना। अच्छा सर, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ाद हुआ भारत, 75 साल हुआ। आप अपने शब्दों में बताइए कि क्या क्या ऐसे बदलाव हुए जो बहुत अच्छा हुए? नहीं, बदलाव तो हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। भले के समय हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ भाई। जैसे शुरू से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि में तमाम तकनीक और औद्योगिक उपकरण आ गए, तो हल बैल से खेती खत्म हो गई, ट्रैक्टर आ गया बुआई के लिए, सब सारी चीज़ें। गाँव में जाके देखें, सड़क साधन नहीं थे, हम लोग पढ़ते थे तो पैदल चल करके पानी हेल करके स्कूल जाते थे बस्ता लेकर के। अब सड़कें इतनी हैं, वहीं लाइट लग गई, तो ये सब विकास तो दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र में। अच्छा सर, अंत में जो है, आप इलाहाबाद में बहुत लोगों ने, प्रयागराज, पूरे देश में बहुत लोगों ने आपको पढ़ा है, आपका नाम सुना है, लेकिन वो आपको देखा भी नहीं होगा बहुत लोगों ने। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम बात है कि ईमानदारी और नैतिकता वाली बात की संदेश है भाई। जो भी करें आदमी जो है, वो डिवोशन उस काम को लिए होना चाहिए। आपको याद होगा कि आप लोग भी, जैसे हम लोग गांव के पढ़े, प्राइमरी में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, इंटर कॉलेज, तो एक आध टीचर ऐसे हैं प्राइमरी के, बता रहे हैं आपको, कि उस समय उनका नाम अगर सुना जाता है तो भी श्रद्धा से हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, श्रद्धा से आदमी नाम लेता है। पैसा कम मिलता था, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन डिवोशन था, उस काम के प्रति लगन थी, जो टालने वाली बात नहीं थी। हम लोग जब यहाँ पर आए, मतलब कि पढ़ाने के लड़के जो अच्छे होते थे, अपने आप पकड़ में आ जाता था, उनको घर जाके बताना, कुछ देना है, वो करना, इससे सम्मान बढ़ता। अब तो ट्यूशन कोचिंग भाई उनकी मजबूरी है। जैसे पढ़ लिख के लड़के, मान लीजिए बेकार सर्विस नहीं मिल रही, तो कोचिंग सेंटर तमाम खोल करके उसमें वो भी है, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, हम दे रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं। और बाजार हो गया आजकल, शिक्षा जो है वो बाजार की तरफ बढ़ गया है। और आपको टालने वाले, अभी यूनिवर्सिटी में इस समय की बात कर रहे हैं, हमारा विषय प्राचीन इतिहास, आपको कहीं भी
कहीं भी कोई टीचर जो है कायदे से पढ़ा, पैसा ले रहा, वो पढ़ा ही नहीं रहा, टाल मटोल किसी को और तैयार करा दिया, जानकारी ही नहीं सब्जेक्ट की। रिसर्च ही नहीं है। हाँ, उतना क्योंकि पैसा तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वो जानकारी है ही नहीं उनको। जो हम लोग को टीचर पढ़े, उनके पहले जो पढ़े इलाहाबाद में नाम, अब ऐसा कोई नहीं जिसका नाम लिया था। हाँ, ये तो है। आप के बाद से तो कोई प्राचीन इतिहास, इसलिए कि कार्य के प्रति वो निष्ठा नहीं, जिस काम के लिए आप रखे गए हैं वो निष्ठा नहीं, अब दूसरा काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। क्या पिलाऊं आप लोगों को? जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे डॉक्टर केसी श्रीवास्तव साहब, और केसी श्रीवास्तव सर ने इतिहास के बारे में बताया कि कैसे धर्म प्रधान इतिहास भारत का रहा है, और ये एक डर कि लोग अनैतिक काम ना करें, इसके लिए जो है एक धर्म को आगे किया गया और एक डर दिखाया गया कि लोग अनैतिक काम ना करें। इसी तरीके से ऐतिहासिक विकास होते होते आज देश इस स्थिति में पहुंचा है और अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगे भी अपने देश का भविष्य अच्छा होगा। इसी संदेश के साथ हम बातचीत का सिलसिला समाप्त करते हैं, और आगे भी हम आपको ऐसे ही दिग्गज लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।